वेलकम टू सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैंने क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है सो दैट हमें मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा। लाइक अगर डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं आए, डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्ट से नहीं पूछे गए, तो थोड़ा घूमे हुए क्वेश्चंस के लिए भी हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। कोशिश करना कि आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अपने मुंह से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से उसका आंसर करने की, बिकॉज तभी आप इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Which of the following statements regarding the applicability of the Building and Other Construction Workers Act 1996 is incorrect? ठीक है, इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है इस एक्ट को लेके? इट अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स, राइट। 10 से ज़्यादा अगर किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये एक्ट लगेगा। ठीक है। इट अप्लाइज टू वर्क कैरीड आउट इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बिलो 50 lakhs कॉस्ट, इसको थोड़ा सा रोकते हैं। It does not apply to establishment covered under the Factories Act 1948, correct. It applies to roads, bridges, tunnels and similar construction work, correct. Like इसमें जो ऑप्शन बी है ना, ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज बिलो 10 lakhs का अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है ना, सो वहाँ पे ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होगा। ऑलराइट, सो जो कॉस्ट है वो क्या है? 10 lakhs। 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो एक्ट लगेगा, और 10 लाख से कम लाइक प्रोजेक्ट कॉस्ट है अगर किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बिलो 10 lakhs, तो वहाँ पे ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ पे भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के प्रोविजंस लगेंगे वहाँ पे इसके प्रोविजंस ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगे। ठीक है। 10 से ज़्यादा वर्कर्स के लिए है। हाउएवर स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग बिलो 10 lakhs आर एक्सक्लूडेड। सो ये 10 वाला नंबर हमें याद रखना है। ठीक है। Which of the following statements about the Central Advisory Committee under the Building and Other Construction Workers Act 1996 is correct? ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी जो इस एक्ट में बनती है ना, उसके रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम से ही पता लग रहा है, टू एडवाइज ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। हाँ ठीक है, लाइक ये एडवाइजरी कमिटी है, सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के प्रोविजंस को के रिगार्डिंग लाइक क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या एड ऑन होने चाहिए, वो सारी लाइक एडवाइस करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट करती है। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स? नो, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्योंकि ये करेक्ट है। इट इंक्लूड्स ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज द गवर्नमेंट थिंक फिट, राइट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसॉल्व द कमिटी एट एनी टाइम एंड रिकंस्टिट्यूट इट, इट्स ऑल्सो ट्रू। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है बिकॉज ये जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होती है ना, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते बल्कि गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं। ऑलराइट, सो इसमें लिखा हुआ है टू एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड ऑन बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर। इसमें एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडिपेंडेंट पर्सन्स सच एज एक्सपर्ट्स इन लेबर वेलफेयर और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फील्ड में जिन लोगों को मतलब नॉलेज होती है वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर है कि वो इसको कंस्टिट्यूट रिकंस्टिट्यूट भी कर सकती है, डिसॉल्व भी कर सकती है। स्टेटमेंट बी इसलिए इनकरेक्ट हो गया। Which of the following statement correctly describe the State Advisory Committee under the Building and Other Construction Workers Act 1996? ठीक है, सो एक तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है, वो सेंट्रल स्टैब्लिशमेंट्स के लिए होती है जो उसके अंडर में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और स्टेट एडवाइजरी कमेटी जो है, ये जो भी स्टैब्लिशमेंट स्टेट के एम्बिट में आती है तो वो उसको स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए होती है। ठीक है, सो कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहा है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एडवाइस ऑन मैटर्स। ठीक है, ये तो करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स, बिल्डिंग वर्कर्स एंड इंडिपेंडेंट पर्सन्स, राइट। ठीक है, सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक्ट एज द चेयरमैन? नो।
ठीक है। जो लेबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है ना, वो इसका चेयरमैन होता है। ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में कौन होता है? सेंट्रल लेबर मिनिस्टर, लाइक मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और स्टेट में कौन होता है? लाइक स्टेट लेबर मिनिस्टर। ठीक है। तो ये रॉन्ग है। इट परफॉर्म फंक्शंस सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी बट लिमिटेड टू द स्टेट लेवल। दैट इज करेक्ट। ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉर्म करता है। कंपोजिशन में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिप्रेजेंटेटिव लाइक एम्प्लॉयर के भी होंगे, बिल्डिंग वर्कर्स के भी होंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे, तीनों के होंगे, प्लस इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होंगे। चेयरमैन इसका कौन होता है? लेबर मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। ठीक है। इसका जो रोल है ना, ये एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव है। ठीक है। टू इंश्योर दैट पॉलिसीज, वेलफेयर बोर्ड्स एंड स्कीम्स आर अलाइन विद द नीड्स ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद इन द स्टेट, है ना। बिकॉज गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है ना, वो किसके लिए बना रही है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बना रही है। सो उनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है ना, वो चीज़ लाइक वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको बताने के लिए, ताकि गवर्नमेंट उस हिसाब से जो है रूल्स को चेंज कर सके या नए रूल्स बना सके। सो इसके लिए ये एडवाइजरी कमिटीज़ बनाई जाती हैं। Who among the following is empowered to constitute an expert committee under the Building and Other Construction Workers Act 1996? ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट कमेटी बनती है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बन गई, स्टेट एडवाइजरी कमेटी बन गई। अब क्या होती है कि एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं, और ये नाम ही से पता चल रहा है एक्सपर्ट। ये क्या होता है कि जैसे अलग अलग फील्ड में, लाइक कोई वेलफेयर को लेके कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, तो अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं उस प्रोविज़न में, तो एक वेलफेयर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। अगर कोई लाइक सेफ्टी को लेके कुछ बनाना है, ठीक है, सेफ्टी में कुछ चेंजेस लाने हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ गियर्स हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उसको लेके अगर कुछ भी कमेटी बनानी होगी, सो वहाँ पे कौन सी बनेगी? सेफ्टी एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। सो ये कौन बनाता है? किसके हाथ में ये पावर है? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लेबर कमिश्नर? नहीं, आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन। ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी दोनों में से कोई भी बना सकता है। ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगी, लाइक इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सो वो इसमें बनाएगा। और फॉर अदर एस्टैब्लिशमेंट विद इन अ स्टेट, इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट दैट विल मेक द एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है। therefore both levels of government can constitute expert committee क्यों? to assist in rule formulation related to safety, health and welfare, ये तीनों चीजों के लिए। before making rules under section 6, the central government must, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स बना रही है ना, लाइक किसके रिगार्डिंग? सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के, इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी रूल बना रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किससे कंसल्ट करना कंपलसरी है? प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल? नो। कंसल्ट द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी? यस। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी से कंसल्ट करना कंपलसरी है। ठीक है। इज मैंडेटरी बिफोर फ्रेमिंग रूल्स रिगार्डिंग सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। रजिस्ट्रेशन, लाइक ये रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग के लिए भी, वर्किंग कंडीशन के लिए, लाइक वर्किंग आवर्स, रेस्ट इंटरवल, वेजेस, इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी नए रूल्स बन रहे हैं या पुराने रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, सो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी को से उसको राय लेना कंपलसरी है। दिस इंश्योर दैट द व्यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स आर कंसिडर्ड। ठीक है। और जब ये रूल्स फ्रेम हो जाते हैं ना, लाइक इनसे एडवाइस भी ले ली, और उसके बाद जब रूल्स फ्रेम होते हैं, सो उनको बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा में रखना पड़ता है। वहाँ पे वो जो रूल्स हैं वो मॉडिफाई भी हो सकते हैं और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं। द सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ठीक है ना, ये जो एक्ट है ना, इसमें एक वेलफेयर बोर्ड बनता है, जिसको कॉमनली हम बोर्ड करके बात करते हैं। ठीक है। और यही जो वेलफेयर बोर्ड होता है, इसी का काम होता है कि जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं या फिर कोई भी नई चेंजेस हैं या फिर सारे के सारे, मतलब उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो भी मतलब रूल्स वगैरह लाने हैं, उसके लिए एडवाइस करना। ठीक है। सो ये जो वेलफेयर बोर्ड है, ये उनकी भलाई के लिए काम करता है। इस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट वेलफेयर बोर्ड। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है। इसमें हमें करेक्ट आंसर ढूंढने हैं। सो हाँ, वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड की एक्टिविटी से कोऑर्डिनेट करता है, ये राइट है। एडवाइसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसीज, हाँ ये एडवाइस करता है। ठीक है, वेलफेयर पॉलिसीज के लिए, राइट है ये भी। सुपरवाइजिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स एंड कलेक्शन ऑफ सेस इन एवरी स्टेट? नो। ठीक है ना, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर का जो काम होता है, इसके लिए एक रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, और इसी का काम होता है
कि इस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्टर करना, ठीक है। ये बोर्ड का काम नहीं होता, जो वेलफेयर बोर्ड है इसका काम नहीं होता कि वो इस्टेब्लिशमेंट को आके रजिस्टर करे, ठीक है। ये काम ये रजिस्टरिंग ऑफिसर का होता है। बोर्ड का काम सिर्फ इतना होता है कि वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स की जो, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करता है, या फिर बिल्डिंग वर्कर्स के लिए जो भी वेलफेयर पॉलिसीज़ लानी है वो किस तरीके की होनी चाहिए वो सारी वो चेंजेस करता है। और मेंटेन इंटर स्टेट कॉपरेशन इन वेलफेयर स्कीम्स, बिकॉज क्या होता है ना कि एक तो सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड है और ये तो एक होगा पूरी इंडिया का, ठीक है, और उसके अंडर में डिफरेंट स्टेट के अपने स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स होते हैं। सो ये जो स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स है ना, इनके बीच में थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। वैसा नहीं कि हर स्टेट के लॉज जो रूल्स हैं, जो वेलफेयर रूल्स हैं, वो काफ़ी डिफर कर रहे हैं, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, ठीक है, बिकॉज 3 इज रॉन्ग, ठीक है, ये हमने कर लिया। Which of the following correctly represent the composition of the state building and other construction workers welfare board? ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था अभी कि स्टेट वेलफेयर बोर्ड होता है हर स्टेट का अलग अलग। सो इसका कंपोजिशन क्या होगा? इसमें एक चेयरमैन होगा एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। दिस नंबर याद कर लेना, ठीक है। स्टेट वेलफेयर बोर्ड में जितने जो मेंबर्स होते हैं ना, वो टोटल मेंबर्स 15 होते हैं, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 15। और कौन अपॉइंट करता है? बिकॉज इट्स अ स्टेट वेलफेयर बोर्ड, सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऑलराइट, so the state welfare board consists of chairman appointed by the state government and up to 15 members, ठीक है, state government officials, building workers, वो सारे लोग। The state government may also appoint a secretary to manage the board's day-to-day administration। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट वेलफेयर बोर्ड है एक चीज़, इसका एक स्टेट वेलफेयर बोर्ड है, इसका एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये बोर्ड की जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको मैनेज करे। और ये सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, इसको याद रख लेना, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सो मैक्सिमम 15 मेंबर्स इसमें होते हैं। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? ठीक है, जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड जो होता है ना, ये एक तो बोर्ड हो गया, ठीक है। अब बोर्ड का ये बैंक अकाउंट मान लो, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर जो बोर्ड है उसका बैंक अकाउंट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। तो इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आता है इस फंड में? ठीक है, बिकॉज फंड में पैसा तो होना चाहिए, और इसी फंड के पैसे से जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है ना, वो वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका पैसा कहाँ से आता है? अमाउंट ऑफ सेस कलेक्टेड अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट है ना, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, इसमें क्या होता है कि 1% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग बोली गई है, ठीक है। यानी कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, सो उसका जो 1% है ना, वो इस फंड में जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% अमाउंट इस फंड में चला जाएगा, और इसी की मदद से जो बोर्ड है ना, वो क्या करेगा? वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेगा। सो ये इसका सोर्स है, ठीक है। ये जो सेस होता है इसका पैसा फंड में ही जाता है। कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग वर्कर्स एज प्रिस्क्राइब, हाँ, बिल्डिंग वर्कर्स का भी एक कंट्रीब्यूशन जाता है। ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, हाँ, दोनों देते हैं। एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज इम्पोज अंडर द एक्ट, ये भी राइट है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। द वेलफेयर फंड इज पेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग सेस कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, यूजुअली 1% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। ये भी है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी है, फाइन पेनल्टीज भी है। टू बिकम अ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी अ बिल्डिंग वर्कर मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब क्या होता है ना, देखो, इस देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस पूरे देश में काम कर रहे हैं सबको ये बेनिफिट्स इस एक्ट के तहत मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। लाइक उसके लिए क्या होना चाहिए ना, उसको रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी होना चाहिए। बेनिफिशियरी तो होना ही है, लाइक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। इसका मतलब क्या है कि उसको जो है ना, रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको क्या करता है? ऐड करता है, एज अ बेनिफिशियरी उसको ऐड करता है, ठीक है। तो उसकी कुछ कंडीशंस है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? लाइक कौन कौन से उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है? मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 60 ईयर्स ऑफ एज, राइट, 18 से 60 साल तक की उसकी उम्र होनी चाहिए। मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट 90 days ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 months इन एनी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट है यार। या तो 18 से 60 साल का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि लास्ट 12 months में ना उसने कम से कम 90 days काम किया होना चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क साइट में, ठीक है। एटलीस्ट 90 days, याद रख लेना, एटलीस्ट 90 days इन द लास्ट 12 months।
मस्ट बी अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, नो, ये कोई परमानेंट के लिए नहीं भाई, टेम्परेरी एम्प्लॉय भी इसमें बेनिफिट ले सकता है, वो कवर किया जा सकता है, बस उसकी ऊपर की जो ये दो कंडीशंस है ना वो पूरी होनी चाहिए। मस्ट बी इंगेज इन वर्क नॉट कवर्ड बाय द फैक्ट्री एक्ट 1948, ये तो हमने पढ़ लिया, जहाँ पे भी फैक्ट्री एक्ट 1948 लगेगा वहाँ पे ये वाला एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, नहीं लगेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। सो द एलिजिबिलिटी कंडीशन 18 to 60, 90 ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। और द एक्ट कवर्स वर्कर्स नॉट कवर्ड अंडर द फैक्ट्री माइंस और अदर सिमिलर लॉज, ठीक है। जो फैक्ट्री एक्ट माइंस एक्ट जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे ये एक्ट लगने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिल्डिंग वर्कर एज बेनिफिशियरी मे बी कैंसल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, हमने बोला था ना बिल्डिंग वर्कर रजिस्ट्रेशन होता है एज अ बेनिफिशियरी, और जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना उसको एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है ना, और इसी आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है कि हाँ ये जो है ये रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है। सो उसको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। सो किस ग्राउंड्स पे, इफ द वर्कर हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन फ्रॉड, राइट यार, सिंपल सी बात। इफ द वर्कर सीजेस टू बी एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर, हाँ अगर उसने लास्ट 1 ईयर में लाइक 90 डेज से ज़्यादा काम नहीं किया तो नहीं होगा। इफ द वर्कर अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स, हाँ 18 to 60 है, so 60 ईयर्स तो नहीं होगा। इफ द वर्कर वॉलंटरी रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, राइट, सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए वर्कर कैन बी कैंसिल, चारों के चारों केसेस इसमें करेक्ट हैं। Which of the following are among the key functions of the building and other construction worker welfare board, ठीक है ना। तो हमने बोला ना उनका वेलफेयर बोर्ड होता है जो उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए काम करता है, तो उसके की फंक्शंस क्या है। टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू बेनिफिशियरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट, हाँ यार ठीक है। बोर्ड के पास क्या है, बोर्ड के पास उसका फंड है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फंड। सो क्या करेगा, किसी की भी केस में अगर किसी मजदूर का एक्सीडेंट होगा तो वो फंड से पैसा निकालेगा और उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन में मदद करेगा। टू मेक पेमेंट्स ऑफ पेंशन टू रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज, यस, ये जो बेनिफिशियरीज जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज है ना इनके पास पेंशन बेनिफिट्स भी होते हैं इस एक्ट के तहत, ठीक है। टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लाइक उनकी हेल्थ के लिए और उनकी मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आना। टू इश्यू लाइसेंसेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स, इज दिस सो, नो, बिकॉज लाइसेंसेस टू कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है, ठीक है। सो ये जो है ना ये नहीं है, सो ऑप्शन 4 ये करेक्ट इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3, ये इसके मेजर फंक्शंस है। प्रोवाइडिंग एक्सीडेंट असिस्टेंस, ठीक है, 60 ईयर, और पेइंग पेंशन टू रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज आफ्टर दे रीच 60 ईयर्स और बिकम डिसेबल्ड, या तो डिसेबल्ड हो गया फिर 60 साल क्रॉस कर दिया तो उनको पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी ये हमने पढ़ ही लिया है। और इशूइंग लाइसेंसेज नॉट देयर फंक्शन, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का काम होता है। According to section 16, the administrative and other expenses of the welfare board shall be different from, ठीक है। जो वेलफेयर बोर्ड है ना इसका क्या होता है भाई, इसके अपने भी खर्चे होंगे, इसके कुछ मेंबर्स होंगे, उनकी उनकी सैलरीज आनी है ना, डेली डेली एडमिनिस्ट्रेशन के इनके जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारा पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा, नहीं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, या फिर द सेस फंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ग्रांट रिसीव फ्रॉम द लेबर मिनिस्ट्री। द करेक्ट आंसर इज द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, ठीक है। सिंपल सी बात है, वेलफेयर बोर्ड का अपना अकाउंट कौन सा होता है, उसका वेलफेयर फंड, ठीक है, वहीं से वो सारे खर्चे करता है। सो अगर उसके जब वो सारे लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अगर कोई भी स्कीम लानी है वो पैसा जब वो वहाँ से निकाल रहा है तो अपने मेंबर्स की अगर उसको सैलरी पे करनी है और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी पैसा है उसको वो इसी फंड से निकालेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट सारी की सारी वो इसी फंड से निकालेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीटिंग्स ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। अभी जो वेलफेयर बोर्ड है ना इनकी मीटिंग्स वगैरह भी होती है टाइमली, ठीक है। सो इनके मीटिंग्स के बारे में बोला गया, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है ये बताना है। द बोर्ड शेल मीट एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। सो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। ऑलराइट, सो हाँ उनकी जो मीटिंग्स होगी जो बोर्ड की वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, बिकॉज यार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उनके लिए जो डिसीजन लेगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगा, ठीक है। सो वेलफेयर बोर्ड कहाँ पे मिलेगा ये कौन बताएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर एवरी मीटिंग एंड इन हिज एब्सेंस मेंबर्स में इलेक्ट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाँ ठीक है। ऑल डिसीजंस ऑफ द बोर्ड मस्ट बी अनोनिमस एंड मेजोरिटी वोटिंग इज नॉट परमिटेड, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग्स इंक्लूडिंग कोरम इज लेट डाउन बाय रूल्स मेड अंडर द एक्ट। तो सिंपल सी बात है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सही हैं, लेकिन ये जो है ना डिसीजन जो है वो वोटिंग के आधार पर ही होता है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। So statements 1, 2 and 4 are correct. Meeting time, quorum and procedure are governed by the rules. The chairman presides or members elect one in his absence. Like normally chairman जो है सारी उसकी meetings में preside करेगा और उसकी absence में member जो है उस time के लिए presiding officer को elect कर लेंगे। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज मेजोरिटी वोटिंग इज परमिटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक ने कुछ बोल दिया और उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। और इन केस ऑफ टाई, ठीक है, अगर कोई टाई होता है तो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कास्टिंग वोट कर सकता है, लाइक वो टाई ब्रेकर का काम करेगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कमिटीज अंडर सेक्शन 21 इज टू, ठीक है। ये जो कमिटीज़ बनाई जाती है ना, इसका क्या मकसद होता है, इसमें इस एक्ट में क्या है कि कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। कमिटीज़ भी हैं और सब कमिटीज़ भी बनाई जाती हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड कौन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, इस वेलफेयर बोर्ड को इसके डे टू डे एक्टिविटीज़ में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं कौन, कमिटीज़, ठीक है। सो ये कमिटी, इनका मेन पर्पस क्या है, मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया। असिस्ट द बोर्ड इन एफिशिएंटली कैरिंग आउट इट्स फंक्शंस, ठीक है, ताकि जो बोर्ड है ना वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, ठीक है। तो उसके लिए जो अलग अलग स्कीम्स ड्राफ्ट करती है, और यह है द कमिटीज एंड सब कमिटीज आर सपोर्टिंग बॉडीज क्रिएटेड टू हेल्प द बोर्ड फंक्शन मोर एफिशिएंटली। एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग स्कीम्स, इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट्स और मैनेजिंग रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, ठीक है। ये हाँ, इनके पास कोई अपनी सेपरेट ना लाइक इंस्पेक्टर वाली पावर्स नहीं होती हैं, लाइक वो पनिश नहीं कर सकती हैं। अगर वो कोई भी खामी देखती हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट में तो वहाँ पे वो जाके उनको पेनल्टी नहीं लगा सकती है उनको, पर ये काम बिकॉज किसको दिया गया है, इंस्पेक्टर्स को दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर करेक्टली एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी ऑफ द वेलफेयर बोर्ड अंडर सेक्शन 22, ठीक है। ये 4 ऑप्शन ले लीजिए, 1, 2, 3, 4। हमने बोला था ना वेलफेयर बोर्ड का क्या होता है कि एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी, ठीक है, और वही इसके एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी हेल्प करता है। सो इसमें से इसके फंक्शंस होते हैं, तो उनमें से कौन सा इसका कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं। ही विल एक्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, करेक्ट। कैरिंग आउट द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड, हाँ ठीक है, लाइक पूरी बहस होगी किसी मुद्दे पे, पूरी बात होगी, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। सुपरवाइजिंग ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज अंडर द बोर्ड, हाँ करेक्ट। एक्सरसाइजिंग क्वासी जुडिशियल पावर्स ओवर कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स, नो। ऐसी कोई भी पावर, लाइक इसके पास कोई जुडिशियल पावर्स नहीं होती हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो इसके पास जाएगा और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, नहीं। वो जो सुपरवाइज करेगा, ठीक है, किस किस को, पहले तो अपने सारे ऑफिसर्स जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन सबको, और कोशिश करेगा कि अगर वो किसी डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे तो उसका जो रिजल्ट निकले वो फ्रूटफुल निकले, और वो ऐसा निकले जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भलाई के लिए काम करे, ठीक है। और ही विल एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड। So 1, 2, 3 and are correct. The secretary is the CEO of the board, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। Who will be the CEO of the board? Secretary, ठीक है। The main objective of requiring welfare boards to submit an annual report under is to, ठीक है, जो वेलफेयर बोर्ड है ना इनको हर साल एक अपनी क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। इस एनुअल रिपोर्ट में इनका ये होता है कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया, ठीक है, सोर्सेज बताने पड़ते हैं, और साथ में इन्होंने इसमें से कितना पैसा निकाला, ठीक है, और उस पैसे के इन्होंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ किया। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट क्या है, तो मेंटेन लेजिस्लेटिव एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फॉर वेलफेयर मीजर्स, ताकि ये जो बोर्ड है ये उस पैसे को कहाँ यूज़ कर रही है, कहाँ लगा रही है, उसकी जानकारी लोगों तक भी रहे और गवर्नमेंट को भी उसकी जानकारी रहे, ठीक है। तो ये काम रहता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बाय इंश्योरिंग गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर कैन रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच बोर्ड, ठीक है। इट हेल्प्स ट्रैक वेदर वर्कर्स वेलफेयर स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड वेदर द फंड इज प्रॉपरली यूज्ड। The authority empowered to issue directions to the welfare board is, ठीक है, वेलफेयर बोर्ड को अगर कोई भी डायरेक्शंस देने हैं तो वो कौन सी अथॉरिटी उसको देगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हमने बताया ना वेलफेयर बोर्ड क्या होगा, है ना, वो हर स्टेट का अलग अलग होगा। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको बनाएगी। कौन बनाती है वेलफेयर बोर्ड के, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो बनाती है,
ठीक है। सो उसको डायरेक्शंस भी कौन देगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जो आएंगी उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आएगी उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट. So the appropriate government, state or central, depending on the jurisdiction, can issue directions. For state welfare boards, the state government issue directions, जो state का जो welfare board होगा, और जो central welfare board होगा उसके लिए central government directions देगी. Consider the following statements regarding section 29 of the Building and Other Construction Workers Act. ठीक है, ये 4 statements है, 1, 2, 3, 4. The appropriate government may make grants and loans to the welfare board for carrying out its functions. कहने का मतलब कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो मतलब लोन्स दे सकती है वेलफेयर बोर्ड को, अगर कोई भी उसको कोई हेल्थ प्रोविजंस लेके आने, कुछ चेंजेस लेके आने, कोई स्कीम लेके आनी है, तो उसके लिए अगर उसको पैसे की ज़रूरत है सो वहाँ पे वो पैसा दे सकती है. हाँ, दे सकती है. ग्रांट्स एंड लोन्स आर मेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी. कैसा है? लाइक अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को इवन कोई भी अगर हेल्प करनी है, किसी बोर्ड को अगर पैसा देना है, लोन देना है, तो क्या उसको सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी से पूछना पड़ेगा? नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वो अपने हिसाब से पैसा निकाल के दे सकती है. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशंस अंडर विच सच फाइनेंशियल असिस्टेंट इज ग्रांटेड. ठीक है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही ये कंडीशंस बनाएगी. ऐसा नहीं कि बोर्ड कभी भी आके पैसा मांग ले रहा है, वो बताएगी कंडीशंस की कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे तुम पैसा मांग सकते हो. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वेलफेयर बोर्ड. हाँ ठीक है, इस फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब ये है कि यार कहीं पे अगर पैसे की वजह से बोर्ड अगर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा लोन देके अगर वो उस स्थिति से बाहर आ सकता है, सो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट उसको मिले, इसलिए ये सारा रूल बनाया गया. तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट. Under Section 33, the power to issue directions for effective implementation of the Act lies with. ठीक है, सिंपल सी बात है यार. इस एक्ट का मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, और जिन लोगों के लिए ये एक्ट बनाया गया है, लाइक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, उनको इसके प्रोविजंस का और इसके तहत जो भी बेनिफिट के लिए वो लाइबल हैं वो उनको मिले. ठीक है, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी फाइनल डायरेक्शंस इशू करने हैं, सो वो पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वो पावर रहती है. ठीक है, सो इट स्पेसिफिकली वेस्ट द पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट इन स्टेट गवर्नमेंट और एडवाइजरी कमिटीज. It strengthens interstate coordination so that welfare measures remain consistent nationwide. Consider the following statements regarding 35 of the Building and Other Construction Workers Act 1996. ठीक है, तो ये 4 ये हैं, इसको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, which of these is incorrect. The appropriate government may appoint a Director General, Chief Inspector, Inspectors and other officers to enforce the provisions of the Act. हाँ ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है. ठीक है, डायरेक्टर जनरल किसके लिए होता है? ये पूरे सेंट्रल लेवल का इंस्पेक्टर होता है. चीफ इंस्पेक्टर इज फॉर द स्टेट, इंस्पेक्टर इज फॉर द एरिया. ठीक है, द चीफ इंस्पेक्टर एक्ट्स अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टर जनरल. सिंपल सी बात है, हायरकी ऐसी, डायरेक्टर जनरल उसके नीचे चीफ इंस्पेक्टर, उसके नीचे इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर्स हैव जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट बाउंड्रीज? नो. ठीक है, the appropriate government may prescribe the local limits within which an inspector shall exercise powers. This is right. So option 3 is incorrect. साफ साफ लग रहा है जो इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके पास अपने लोकल एरिया का ही जुरिस्डिक्शन होता है, नॉट फॉर द होल इंडिया. ठीक है, सो इज लिमिटेड स्पेसिफिक लोकल एरियाज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट. दे कैन नॉट एक्ट अक्रॉस ऑल स्टेट्स. Consider the following statements about the registering officer अंडर दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996. आपने बोला ना रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना जहाँ पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी ऑन हो रहा है, सो अगर वो शुरू भी करने वाली है तो अपनी कमिटमेंट से पहले भी उसको नोटिफाई करना पड़ता है. ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन का भी काम करती है उन इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करने का. तो बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. एवरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट. बोला यार 10 से ज़्यादा अगर होंगे तो वहाँ पे एक्ट लगेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी इस्टेब्लिशमेंट को. द रजिस्टरिंग ऑफिसर ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन आफ्टर वेरीफाइंग कंप्लाइंस विद प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स. हाँ, वो देखेगा प्रॉपर कि वहाँ पे लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उस
लेवल के रखे जा रहे हैं नहीं रखे जा रहे हैं, और कौन कौन सी वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लाइक कोई वेलफेयर फैसिलिटी जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलनी चाहिए, अगर वो रात को करे तो उनके रुकने का इंतजाम है नहीं है, तो सारी की सारी चीज़ें रजिस्टरिंग ऑफिसर वहाँ पे देखेगा। रजिस्ट्रेशन वंस ग्रांटेड रिमेन्स वैलिड परमानेंटली एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, कोई भी चीज़ परमानेंटली तो हो ही नहीं सकती अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ दे रही है तो। सो रजिस्ट्रेशन जो है वो कभी भी रिवोक किया जा सकता है, और इसके जो रीजंस हैं वो हमने पहले पढ़े भी हैं पिछले वाले एमसीक्यू में। फेलियर टू रजिस्टर एन एस्टैब्लिशमेंट में अट्रैक्ट पैनल प्रोविजंस अंडर द एक्ट, राइट, बिकॉज ये मैंडेटरी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। A creche shall be provided at every place where, तो दिस इज फॉर द वुमेन एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी वुमेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बिकॉज इफ़ दे आर वर्किंग एट अ साइट और उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको देखने के लिए जो फैसिलिटी है, ठीक है। सो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, तो वो क्या है कि 50 और मोर फीमेल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं, सो वहाँ पे ये फैसिलिटी देना कंपलसरी है, ठीक है। एट एवरी प्लेस वे 50 or more female building workers are already employed, there shall be provided and maintained suitable rooms for the use of children under the age of 6 years of such female workers, ठीक है। सो इसमें जो कंडीशन है वो कितनी है? 50 और मोर देन 50 फीमेल वर्कर्स। अंडर द BOCW रूल्स अ कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड इन एवरी प्लेस वेयर, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी कैंटीन? ठीक है, यहाँ पे भी कैंटीन की बात करी गई है। सो 50, 75, 100 और 150, द राइट आंसर इज 100 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सो कहीं पे भी अगर 100 या उससे ज़्यादा बिल्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी देना कंपलसरी है। सो एट एवरी प्लेस वेयर इन 100 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, एडिक्वेट कैंटीन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। और इसमें बोथ परमानेंट और टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन साइट्स इंक्लूडेड हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 38 ऑफ द बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996, ठीक है। सो ये 4 इसके पॉइंट्स हैं, इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एवरी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 500 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स मस्ट अपॉइंट सेफ्टी ऑफिसर्स, हाँ, है ना। सेफ्टी ऑफिसर्स की बात तो करी गई है, जब भी 500 या 500 से ज़्यादा अगर बिल्डिंग वर्कर्स कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है। द सेफ्टी कमिटी मस्ट कंसिस्ट सोनली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मैनेजमेंट, क्या लगता है? साफ साफ गलत है यार, ऐसा हो सकता है कि सेफ्टी कमेटी में सिर्फ मैनेजमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे? नहीं। द सेफ्टी कमेटी असिस्ट इन प्रमोटिंग कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, राइट, ठीक है। वो कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, हाँ ये करेक्ट है। द नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड इज एज प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, जहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि इट मस्ट इंक्लूड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है। और ताकि तभी पता चलेगा ना यार, मैनेजमेंट तो क्या है, वो तो बस ऑर्डर देगा, जो वर्कर्स हैं वो साइट में रह के काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि भाई उनकी सेफ्टी किस चीज़ की वजह से उनकी सेफ्टी ख़राब हो सकती है और उनकी सेफ्टी लेवल इम्प्रूव हो सकता है। सो उनके रिप्रेजेंटेटिव होना कंपलसरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सीडेंट रिपोर्टिंग अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ठीक है ना, हमने जैसे बोला ना ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने बोला था ना कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट में, अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी वर्कर का, सो उसके बाद एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कितने टाइम में उसका नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसे बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। सो एवरी एम्प्लॉयर शेल विद इन 24 आवर्स ऑफ एनी एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डेथ और सीरियस बॉडी इंजरी सेंड अ नोटिस इन फॉर्म 13 टू द इंस्पेक्टर एंड द डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, DGFSLI। सो पहली बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होगा, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे किसी मजदूर का अगर एक्सीडेंट हुआ तो एम्प्लॉयर को विद इन 24 आवर्स सबसे पहले नोटिस किसको देना पड़ेगा, ठीक है, इंस्पेक्टर को या फिर डायरेक्टर जनरल को, ठीक है। और जिस फॉर्म में वो भेजेगा उसको बोलते हैं फॉर्म 13, ठीक है, फॉर्म 13, ये करेक्ट है। Any accident causing disablement of a worker for 48 hours or more is also deemed a serious accident and must be reported in the same manner. सिंपल है, अगर पहले केस में तो डेथ हो गई, अगर डेथ हो गई तो विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कोई सीरियस एक्सीडेंट जिसके बाद क्या हुआ कि जो वर्कर है ना वो 48 आवर्स तक एब्सेंट हो गया उस बॉडी इंजरी की वजह से, सो उसकी भी रिपोर्टिंग एम्प्लॉयर को करनी पड़ेगी।
On receipt of such notice, the inspector shall mandatory inquire into the cause and circumstances of the accident and submit a report to the competent authority. सिंपल सी बात यार, जब उसको नोटिस चला गया तो वो आएगा और चेक करेगा. If the employer fails to report within 24 hours, no further legal consequence arises once the worker resumes duty. No भाई, ऐसा नहीं है. इसमें पूरी पेनाल्टीज़ की बात करी गई हैं. अगर वो नोटिस नहीं देता है तो ये एक सीरियस पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी. ठीक है. तो 24 आवर्स हमें याद रखना है कि विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स भी याद करना है, बिकॉज अगर 48 आवर्स की एब्सेंस होगी तो भी उसको नोटिफाई करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें हैं इसमें. ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लेना. एग्जैक्टली सेम बात इसमें लिखी गई है. इफ़ नो फैटिलिटी अकर्स, एब्सेंस इज मोर देन 48 आवर्स, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है. ठीक है, अगर कोई डेथ नहीं हुई है तो. When the central government frames model rules under section 41, the appropriate government shall. ठीक है, 1 2 3 4. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या बनाती है, वो मॉडल रूल्स बनाती है. मॉडल रूल्स मतलब इसमें वो बेसिक जितनी भी प्रोविजंस है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हर स्टेट को देनी ही है. ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी ही है, वो एक तरीके के रूल्स वहाँ पे बना देगी. ठीक है. और जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सो वो अगर कोई भी प्रोविजंस लेके आती है या फिर कोई भी नया लॉ लेके आती है, तो उसको बस इन्हीं मॉडल रूल्स के साथ ना उसको लय बना के चलते रहना पड़ेगा. लाइक या तो इतनी फैसिलिटीज़ को देनी पड़ेगी या फिर इससे बेटर. सो क्या करेगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल रूल्स बनाया तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, विल इट अडॉप्ट देम वर्ड फॉर वर्ड विदाउट एनी चेंज? नो. कन्फर्म टू देम सो फार इज प्रैक्टिकेबल वैन मेकिंग रूल्स अंडर सेक्शन 40. राइट. हाँ, जितना हो सकता है ना, जिस हद तक हो सकता है उसको कंफर्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी. ऑब्टेन प्रायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिफोर एडोप्टिंग? नो. पार्लियामेंट्री अप्रूवल की उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अगर उसको अडॉप्ट करना है तो. फॉरवर्ड अ कॉपी टू द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी फॉर री अप्रूवल? नो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. सो मॉडल रूल्स को अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके लिए उसको जिस हद तक हो सकता है, जितना प्रैक्टिकेबल है उतना वो उसको कंफर्म कर सकती है उसके साथ. तो 2 ऑनली इसका आंसर हो जाएगा. सो फार इज प्रैक्टिकल का मतलब है कि द स्टेट मस्ट फॉलो मॉडल रूल्स बट मे एडजस्ट देम फॉर जोग्राफी, इंडस्ट्री टाइप और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. और देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल और री अप्रूवल फॉर पार्लियामेंट और एडवाइजरी कमिटी फॉर स्टेट्स. एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल रूल्स. The employer proposing to begin construction work must send a notice of commencement in which of the following forms and within what period. ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने वाला है तो उसको वो काम शुरू करने से पहले जो है ना एक नोटिस भेजना पड़ेगा. ठीक है. सो वो किस फॉर्म में होगा और कितने टाइम उसको देना पड़ेगा. सो दैट मस्ट बी इन द फॉर्म 4 एंड विद इन 30 days बिफोर कमेंसमेंट. लाइक काम शुरू होने के 30 दिन पहले उसको फॉर्म 4 के तहत वो नोटिस उसको देना पड़ेगा. सो प्रिस्क्राइब नोटिस फॉर्म एज पर सेंट्रल रूल्स. ठीक है, फॉर्म 4 कहते हैं उसे. और टाइम लिमिट जो है 30 दिन बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस. उसमें क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम, साइट लोकेशन, नेचर ऑफ वर्क, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी. और दिस नोटिस अलाउ द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, किसको भेजना पड़ेगा उसको नोटिस, रजिस्टरिंग ऑफिसर को, टू वेरीफाई वेदर द इस्टेब्लिशमेंट हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वेदर सेफ्टी अरेंजमेंट एग्जिस्ट. ठीक है. तो फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर का ये काम होगा वेरीफाई करने का कि क्या इस एस्टेब्लिशमेंट के पास रजिस्ट्रेशन है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम कराने का, और क्या वो साइट में प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एपिलेट प्रोविजंस अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट. तो इसमें कुछ एपिलेट प्रोविजंस है ना. ठीक है. लाइक कोई भी अगर पेनाल्टी लगती है ना किसी एम्प्लॉयर के ऊपर, सो उसके बाद क्या है ना, वो अपील कर सकता है. ठीक है. इस एक्ट के अंदर जो भी पेनल्टीज़ रखी गई है और वो पेनल्टी जो एम्प्लॉयर के ऊपर लगती हैं तो वो अपील कर सकता है. तो उसको उस मैकेनिज्म के बारे में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी मे फाइल एन अपील विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. हाँ, ये सही है. अगर कोई भी पेनल्टी किसी एम्प्लॉयर के ऊपर लगी है और अपनी पेनल्टी डेट के विद इन 3 months वो अपील फाइल कर लेता है, सो वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी. ठीक है. द अपीलेट अथॉरिटी मे कंडोन डिले इन फाइलिंग द अपील इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन. हाँ, ये जो 3 months का जो टाइम दिया गया है ना कि 3 महीने के अंदर उसको क्या है कि वहाँ पे देना है, ये कोई मतलब एक ब्रह्म सत्य नहीं है. इसके बाद भी वो एक्सटेंड किया जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी के हाथ में है. हाँ, लेकिन कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए उसको एक्सटेंड करने का. वेयर द पेनाल्टी, ये भी करेक्ट है, वेयर द पेनाल्टी ऑर्डर इज पास्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर द अपील लाइज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं, ये इनकरेक्ट है. ठीक है. बिकॉज चीफ इंस्पेक्टर इज अंडर द स्टेट. ठीक है. इससे ऊपर कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी. तो चीफ इंस्पेक्टर अगर कोई भी वो करेगा ना,
सो वो किसके पास जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। अगर इसने कोई पेनल्टी लगाई है तो चीफ इंस्पेक्टर की स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। और अगर कोई सेंट्रल लेवल इंस्पेक्टर जो है लाइक डायरेक्टर जनरल, सो उसकी जो होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है। द अपीलेट अथॉरिटी मे कन्फर्म मॉडिफाई रिवर्स द ओरिजिनल ऑर्डर, हाँ करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, ठीक है। सो एक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस को लेके ये बात करी गई है। सो इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। No court shall take cognizance of any offence under this act except on a complaint made by with previous sanction of the appropriate government, ठीक है। कोई भी कोर्ट जो है वो सीधे मतलब कोर्ट की रजिस्टर नहीं कर सकती किसी केस को अनलेस वो जो एप्लीकेशन है वो उसके पास क्या है, किसका इट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सेंक्शन के बाद ही वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस करेगी। एन इंस्पेक्टर में डायरेक्टली फाइल अ कंप्लेंट इन कोर्ट विदाउट एनी सेंक्शन फ्रॉम हायर अथॉरिटी, रॉन्ग। इंस्पेक्टर के हाथ में ये पावर नहीं है। ओनली अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, राइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन इज टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पेनल प्रोविजंस, राइट, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। एन इंस्पेक्टर कैन नॉट सुओ मोटो फाइल अ कंप्लेंट विदाउट रिटर्न ऑथराइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इंस्पेक्टर को अगर करना है ना, कंप्लेंट करनी है तो उसके पास गवर्नमेंट का जो है ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है। Under the BOCW Act, the term building worker exclude a person employed mainly in a supervisory capacity if his monthly wages exceed. Because इसमें हमने बोला ना कि एम्प्लॉयर कौन होगा, स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड, ठीक है। ये कोई क्लरिकल काम कर रहा है वो भी, और कोई भी सुपरवाइज़र, नॉर्मली इसमें जो सुपरवाइज़र होता है ना वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है ना, कोई वर्कर है और वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है, उसका काम तो लगभग सुपरवाइज़र वाला ही है, लेकिन उसकी जो मंथली वेजेस है ना वो कितने से कम होनी चाहिए। अगर वो 1600 रुपये से कम है सो वो भी बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। सो कोई भी वर्कर अगर इवन दो ही इज़ वर्किंग इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी, इफ हिज मंथली वेजेस is below 1600 then he will come under the definition of building worker, all right। तो इसका आंसर 1600 है, ठीक है। डिफाइंस बिल्डिंग वर्कर एंड एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉयड इन मैनेजर और सुपरवाइजरी रोल्स, बिकॉज मैनेजर और सुपरवाइजरी रोल जो हैं वो एक्सक्लूड होते हैं, लेकिन जो कौन एक्सक्लूड होंगे, जो 1600 से ज़्यादा कमा रहे हैं। टू कवर ओनली द वनरेबल क्लास ऑफ मैनुअल एंड ऑपरेशनल वर्कर्स नॉट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। Who has the power to exempt any class of building or construction work from the application of the act। तो ठीक है, कोई भी बिल्डिंग और कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, सो वहाँ पे इस एक्ट के कोई प्रोविजंस ना लगे, सो वो एग्जेम्प्ट करने की पावर किसके हाथ में है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। बिकॉज जो इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, सो वहाँ पे अगर एग्जेम्पशन करना है उस इस्टेब्लिशमेंट में, उस कंस्ट्रक्शन साइट को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और इन द सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो होगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जेम्प्ट कर सकती है। सो एग्जेम्पशन की पावर किसके हाथ में है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट एनी वर्क लाइक कोई एमरजेंसी वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट वाया नोटिफिकेशन, ठीक है। द सेस कलेक्टेड अंडर द कंपेनियन सेस एक्ट इज मेनली प्राइमरीली, ठीक है। हमने बोला ना कि 1% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इस तरीके जो सेस है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सेस किस काम में आता है, लाइक क्यों यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, टू फंड वेलफेयर स्कीम फॉर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये जो सेस होगा ये कहाँ जाएगा, ये पैसा फंड में जाएगा, और जो बोर्ड होता है वो उसको मैनेज करता है और फंड के पैसे से ही वो वेलफेयर स्कीम्स लेके आता है, किसके लिए, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। A worker registered in Madhya Pradesh moves to a project इन दिल्ली, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई वर्कर जो है वो एज अ बेनिफिशियरी जो है वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में चला गया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ही मस्ट कैंसिल प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एंड रीअप्लाई इन दिल्ली, रजिस्ट्रेशन रिमेन्स वैलिड नेशन वाइड अंटिल एक्सपायरी। So option B is the correct answer. Like once a worker is registered in a state, that registration must be valid in every state across India, ठीक है। उसको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द बोल्ड में बोरो मनी कहाँ से, जो बोल्ड है ना, जो वेलफेयर बोल्ड है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो कहाँ से पैसा मांग सकता है, बैंक से या फिर इंटरनेशनल एजेंसी से, जो नहीं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, नो, फ्रॉम एनी सोर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है ना।
सो बोर्ड को अगर पैसे की ज़रूरत है सो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद किसी भी सोर्स से वो पैसे मांग सकता है, ठीक है, कहीं से भी, इवन दो द बैंक ऑल्सो, ठीक है। बोरोइंग रिक्वायर्स प्रीवियर गवर्नमेंट अप्रूवल, इंश्योर नो इंडिपेंडेंट डेब्ट क्रिएशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने इसके कुछ डिफ़िकल्ट और थोड़े मॉडरेट भी हमने इसमें इंक्लूड किए थे। सो अलग अलग लाइक डिफ़िकल्टी लेवल के एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और कोशिश करना कि आप इनको, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको दोबारा रिवाइज करने की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।